पाठशाला। मैं सुयश आपके लिए लाया हूँ फिजिकल एजुकेशन को कुछ आसान शब्दों में, जिससे मेरे क्लास 11th और 12th में जो फिजिकल एजुकेशन लिए हुए सब्जेक्ट के बच्चे हैं उनको थोड़ी भी बहुत मैं मदद पहुंचा पाऊँ। इस समय अगर मैं बात करूं तो आपका प्यार इतना मिल रहा है कि मैं फूले नहीं समा रहा हूं। मेरा वॉच टाइम 300 घंटे क्रॉस कर चुका है। हालांकि सब्सक्राइबर्स की स्पीड थोड़ी सी अभी स्लो है, लेकिन कोई बात नहीं, उसे भी हम जल्दी ही पार कर लेंगे। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जो कि है वेरियस कमिटीज एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इससे पहले हमने फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट जाना था, जिसमें हमने ये जाना था कि किसी भी स्पोर्टिंग इवेंट को अगर हमको कंडक्ट करवाना है या ऑर्गेनाइज करना है तो उसे कैसे किया जा सके और कौन कौन से ऐसे फंक्शंस हैं जिनको मैनेजमेंट परफॉर्म करता है। अब मैनेजमेंट का ही एक और सब टॉपिक कह लीजिए आ रहा है, कमिटीज एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो यहां पे मैंने चीजों को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। देखिए कमिटी का क्या सीन है कि इसको आप ऐसे समझिए कि आपके घर पे कोई इवेंट है। अब उस इवेंट में जो भी, जैसे ऑर्गेनाइजिंग में हमने बात की थी कि हमको पहचानना बहुत जरूरी है कि कौन कौन से काम इंपॉर्टेंट है। तो आपके घर पे जो भी कोई अगर इवेंट हो रहा है, कोई पार्टी है, कोई फंक्शन है, तो उस समय जैसे जैसे चीजें जो जो काम होते जाते हैं वो किसी न किसी को अलॉट किए जाते हैं। बस स्पोर्टिंग इवेंट में थोड़ा सा फर्क इतना है कि काम के अकॉर्डिंग कमिटीज बनाई जाती है और उन कमिटीज के अंदर जो लोग होते हैं वो काम करते हैं, उनको उनका रोल जो है या रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो क्लियर कट वे में पता होती है। तो अगर हम ध्यान दें तो हमने यहाँ पे देखा है कि कमिटीज और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो जो मेजर चीज है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर। ये इकलौते ऐसे आदमी होते हैं जो होल सोल रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर स्मूथ कंडक्शन ऑफ द टूर्नामेंट और स्पोर्टिंग इवेंट एनी ऑफ इट, ठीक है। कि ये इकलौते मात्र आदमी होते हैं जिनके ऊपर जिम्मेदारी होती है, जिनके कंधे जो मजबूत कंधे होते हैं उनके ऊपर ये जिम्मेदारी दी जाती है कि ये पूरे इवेंट को ओवरऑल सुपरवाइज करके मैनेज करके कंडक्ट करवाएंगे, ठीक है, कंप्लीट करवाएंगे। इनके नीचे आती है एग्जीक्यूटिव कमेटी, जिसे आप जनरल कमेटी के नाम से भी जान सकते हैं। जनरल कमेटी वो कमेटी होती है जिसके ऊपर पूरी जिम्मेदारी होती है कि वो सारे तरीके से सारे पहलू, जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने भी पैरामीटर्स हैं, उनको टिक करते हुए उस इवेंट को कंप्लीट करवाए। एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर इसके पार्ट होते हैं। उसके अलावा एग्जीक्यूटिव कमेटी के नीचे काम करती है ऑर्गेनाइजिंग कमेटी। ये वो कमेटी है जो कि जिसके ऊपर प्रैक्टिकली सारी चीजें रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो इनको दी जा रही होती है। तो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में नीचे जितनी भी कमिटीज हम पढ़ेंगे उन सब के एक एक मेंबर होते हैं। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के कुछ मेंबर्स एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर होते हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर भी इसके मेंबर होते हैं। अगर इनको कोई मैसेज पास ऑन करना है तो एग्जीक्यूटिव कमेटी को पास ऑन करेंगे। एग्जीक्यूटिव कमेटी में ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के जो लोग हैं वो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को सारी बात बताएंगे और फिर जो भी रिस्पॉन्सिबल कमेटी होगी उसको वो मैसेज पास ऑन किया जाएगा, ताकि काम वैसे किया जाए जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर या और किसी भी अथॉरिटी ने आपको कह लीजिए गाइड किया है, तो कि आपको इन सारी चीजों का ध्यान रखना है। तो इस तरीके से हायरार्की काम करती है, ठीक है। अब देखो इतनी सारी यहाँ पे मैंने कमेटी लिख दी है, वैसे 12 है, ठीक है, और भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। अगर आप ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की मुझसे पूछे तो आपको याद करके जाने की जरूरत नहीं है कि कौन कौन सी कमेटीज हैं। हाँ, कुछ मेजर कमेटी है जो हर एक टूर्नामेंट में रहती है, वरना आप बस, अगर आपने स्कूल में कभी भी कोई टूर्नामेंट या इवेंट कंडक्ट करवाया हुआ है तो आप इस चीज को बड़े आसानी से जान जाओगे। देखो दो कमेटी एक ऐसी होती है जिनका रोल हर एक, चाहे छोटे से छोटे लेवल का कोई टूर्नामेंट या इवेंट हो, चाहे बड़े से बड़े लेवल का कोई टूर्नामेंट या इवेंट हो, वो रहता ही रहता है। पहली है टेक्निकल कमेटी, ठीक है, और फिर दूसरी है फाइनेंस कमेटी। फाइनेंस और टेक्निकल ये दो कमेटी हर एक जगह रहेंगी ही रहेंगी, क्योंकि यही वो लोग हैं जो ज्यादातर छोटे से छोटे इवेंट को भी मैनेज कर ले जाती है। और जितना बड़ा और इवेंट होता चला जाता है तो जो भी इनके अंडर में आता है वो सारे काम तो वो करती है, क्योंकि फाइनेंस सबसे ज्यादा जरूरी है भाई, बिना पैसे के कोई काम नहीं, ठीक है। तो इस वजह से कोई भी, अगर आपके पास पैसे नहीं होंगे तो आप नहीं डिसाइड कर पाओगे कितना एक्सपेंडिचर करना है, कितनी इनकम होनी चाहिए, ठीक। और टेक्निकल एस्पेक्ट पे अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो सिटिंग अरेंजमेंट, लाइटिंग, जो भी, और जो इसको एक तरीके से परचेज कमेटी भी कह लीजिए कि जो भी सारी चीजें इनको खरीदनी होती है, जितनी भी कमेटीज को, वो ये कंप्लीट करके देती है। सीटिंग अरेंजमेंट हुआ है, लाइटिंग अरेंजमेंट हुआ है, स्टेज सेट है, ये मार्किंग हो रखी है, ये सब कुछ इस टेक्निकल कमेटी के अंडर में आता है,
ठीक है, करने को मैं इसको एक्सप्लेन कर सकता था, लेकिन मैं अपने बच्चों के ऊपर कॉन्फिडेंट हूं कि जितने भी ये हेडिंग्स दी हुई हैं बस यही इनका काम, इसलिए आपको स्पेसिफिकली लाइन बाय लाइन याद करके नहीं जाना है, आपको काम बस पता होना चाहिए कि कौन कौन से वर्क हैं जिनको ध्यान में रखना है जब भी कोई इवेंट ऑर्गेनाइज किया जा रहा होता है। तो इसलिए यहाँ पे अगर हम देखें तो टेक्निकल एस्पेक्ट को ये देखती है, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन भी करता जाऊंगा, ठीक है। टेक्निकल एस्पेक्ट जो है उस पर फोकस करती है, ठीक है। तो जितनी भी चीजें हैं टेक्निकलिटी वाली, उन सब में टेक्निकल कमिटी रहेगी। वैसे अगर आप देखें तो जो भी टेक्निकल एस्पेक्ट है, जैसे सीटिंग अरेंजमेंट, लाइटिंग अरेंजमेंट और भी जो भी सारी जो इक्विपमेंट या अरेंजमेंट है वो सारे ये रखती है। बियॉन्ड द गेम प्ले का जो भी जिस भी टूर्नामेंट का गेम खेला जाने वाला है उसके लिए अलग से कमिटीज रहती हैं। अदरवाइज अगर छोटे लेवल के टूर्नामेंट है तो टेक्निकल कमिटी भी सारे काम कर सकती है। बड़े लेवल का टूर्नामेंट है तो उसमें आपकी और कमिटीज भी फॉर्म हो जाती है। जैसे सबसे पहले आ रही है पब्लिसिटी कमिटी, ठीक है। तो नाम से यू कैन अंडरस्टैंड कि पब्लिसाइज करना, एडवर्टाइज करना। अगर आईपीएल भी शुरू हो रहा होता है या ला लीगा लीग भी शुरू हो रही होती है, ऐसे कोई भी प्रोमिनेंट टूर्नामेंट शुरू होने वाले होते हैं तो आप अपने टीवी पे हमेशा ऐड देख सकते हैं कि शुरू हो रहा है इतने इस 28 मई से, या जितने भी जो भी डेट उसकी रखी गई होती है, ठीक है। तो इसका काम होता है पब्लिसाइज करना, एडवर्टाइज करना, टीवी पे, न्यूज़पेपर पे, होर्डिंग्स पे, जिस इंटरनेट पे जिस भी तरीके से पब्लिसाइज कर सकती है जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक रीच किया जा सके और उनको इंफॉर्मेशन दी जा सके कि ऐसा कोई इवेंट या टूर्नामेंट होने जा रहा है। तो पब्लिसिटी कमेटी का काम है पब्लिसाइज करना। फूडिंग एंड लॉजिंग कमेटी जो है वो आपकी ऐसी कमेटी होती है कि नाम से आप कह सकते हो कि देखो फूडिंग, यानी जैसे अगर आप किसी भी खिलाड़ी को बुला रहे हो, कोई आउट स्टेशन टीम या प्लेयर आ रहा है तो वो कहाँ रहेगा, वो क्या खाएगा। फूडिंग इज खाना पीना और लॉजिंग इज रहने की, एकोमोडेशन की जो फैसिलिटी होती है वो ये करवाती है। तो द मील्स which are going to be served to the players, teams, official, coaches and the place where they are going to accommodate is the responsibility of fooding and lodging। ये फूडिंग और लॉजिंग कमेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। फिर आती है रिसेप्शन कमेटी। सबसे पहले जब भी आप किसी भी इवेंट के जो वेन्यू पे पहुंचते हैं, जहां पे भी जो चीजें ऑर्गेनाइज की गई हैं, वहां पे जब भी आप पहुंचेंगे तो सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन होगा, तो वहां आपको वेलकम किया जाएगा रिसेप्शन कमेटी के द्वारा। यहाँ पे जो भी वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स हैं उनको चेक किया जाएगा, सिक्योरिटी अमाउंट कलेक्ट किया जाएगा और जो भी नेसेसरी अरेंजमेंट के लिए आपको बात करनी है या आपकी जो भी क्वेरी है वो आप रिसेप्शन कमेटी से कर सकते हो। रिसेप्शन, आप कभी भी किसी भी इंस्टीट्यूट में जाते हो तो सबसे पहला काउंटर जो होता है वो रिसेप्शन का होता है, यानी जहां पे सबसे पहले आप रीच आउट करते हो। तो प्लेयर्स जो है सबसे पहले इसी कमेटी के सामने पहुंचते हैं और इनका काम होता है वेलकमिंग ऑफ द प्लेयर्स, टीम्स, कोचेस, ऑफिशियल्स एंड अदर मेन गेस्ट प्लस स्पेक्टेटर्स। फिर आती है कमिटी फॉर ऑफिशियल्स। अब आपने देखा होगा आईपीएल इस समय चल रहा है, तो उस समय अगर आप ध्यान दें या कोई भी और मैच आप ध्यान दे दें, किसी भी गेम या किसी भी स्पोर्ट का अगर आप ध्यान दें, तो वहां पे अगर इवेंट जो है नंबर ऑफ डेज के लिए हो रहे हैं तो नंबर ऑफ मैचेस में अलग अलग, कभी कमेंटेटर अलग होंगे, कभी एम्पायर अलग होंगे, कभी रेफरी अलग होंगे, कभी स्कोरर अलग होंगे। तो अलग अलग लोग जो है वो अलग अलग मैच को कंडक्ट करवाते हैं और यही वो लोग होते हैं जिनके ऊपर उस मैच को सक्सेसफुली कंप्लीट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो हु इज गोइंग टू बी द अंपायर, हु इज गोइंग टू बी द रेफरी, ये सब चीजें जो है ये कमिटी फॉर ऑफिशियल्स डिसाइड करती है, ठीक है। तो पूरा टूर्नामेंट में आपको कितने नंबर ऑफ ऑफिशियल्स की रिक्वायरमेंट है, वो कौन सा रोल प्ले करेंगे, वो कितने अमाउंट में आप उनको बुलाएंगे, ये सारी चीजें कमिटी फॉर ऑफिशियल्स डिसाइड करती है। नेक्स्ट है, क्योंकि खेल की बात हो रही है तो जैसे गाड़ी चलाते वक्त एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी हमेशा रहती है, वैसे खेलते समय खिलाड़ियों को भी चोट लगने की प्रोबेबिलिटी हमेशा रहती है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप देख लीजिए कि कोई भी बड़े से बड़ा खिलाड़ी या छोटे से छोटा खिलाड़ी, चाहे जितना भी बड़ा या छोटा उसका स्पोर्टिंग करियर रहा हो, कभी ना कभी उसको अपने कैरियर में एक बार इंजरी जरूर फेस करनी पड़ती है। तो जब भी मैचेस होते हैं तो इंजरी हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकते हैं, तो इसकी वजह से जो उनको ट्रीटमेंट तो नहीं कहा जाएगा, बट फर्स्ट हेल्प जो है मेडिकली, वो ये फर्स्ट एड कमेटी करती है।
इसमें क्वालिफाइड डॉक्टर्स की टीम होती है, नर्सेस की टीम होती है, जिसको एक हेडेड क्वालिफाइड मतलब एक क्वालिफाइड डॉक्टर जो है वो हेड कर रहा होता है। उसके अलावा भी अगर सीरियस कंडीशन है तो उनको हॉस्पिटलाइज करने के लिए भी, ले जाने के लिए, उनको टेक केयर करने के लिए, ये सारी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्स्ट एड कमेटी की होती है। फिर सेरेमनी एंड डेकोरेशन कमेटी, तो अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताऊं कि किसी भी स्पोर्टिंग इवेंट में 3 तरीके की सेरेमनी होती ही होती है, विच इज ओपनिंग सेरेमनी, क्लोजिंग सेरेमनी एंड विक्ट्री सेरेमनी। ओपनिंग सेरेमनी जैसे आप इनॉग्रेशन सेरेमनी के नाम से भी जान सकते हैं कि जब भी कोई चीफ गेस्ट आते हैं तो रिबन कटिंग हो गया, या वो शॉट को खेल के दिखाते हैं, या जो भी उस गेम को जिस भी तरीके से खेला जाता है, जैसे वॉलीबॉल है तो वॉलीबॉल वो सर्विस लेके दिखाते हैं, इस तरीके से कोई भी और सेरेमनी होती है। बड़े लेवल पे होता है तो वहां कुछ एंटरटेनमेंट प्रोग्राम भी होते हैं। तो ये सेरेमनी कब होगी, कैसे होगी, उसके लिए सारे प्राइजेस, रिवॉर्ड, सर्टिफिकेट सब कुछ एक मैनर में अरेंज करना, एक रिक्वायर्ड मैनर में, जैसे वो उसका इस्तेमाल होना है, ये काम होता है सेरेमनी कमेटी का। और डेकोरेशन, जो भी डेकोरेशन इन्वॉल्व होती है उस स्टेडियम, अरीना, प्लेग्राउंड जहां पे भी वो टूर्नामेंट या इवेंट होने वाला है, उसको डेकोरेट करने की भी जिम्मेदारी इन्हीं की होती है। फिर क्लोजिंग सेरेमनी में भी अगर हम बात करें तो क्लोजिंग सेरेमनी में भी कुछ कल्चरल प्रोग्राम होते हैं और नेशनल एंथम भी कई बार गाया जाता है, अलग अलग जिस भी देश में वो हो रहा होता है वहां का। तो ये सेरेमनी एंड डेकोरेशन कमेटी का काम है। फिर रिफ्रेशमेंट, भाई गेम चल रहा है, आपने देखा है ड्रिंक्स ब्रेक होते हैं, प्लस स्पेक्टेटर्स के लिए भी आपको कुछ रिफ्रेशमेंट अरेंज करके रखने होते हैं, तो रिफ्रेशमेंट और ड्रिंक्स की जिम्मेदारी होती है रिफ्रेशमेंट कमेटी के ऊपर। ट्रांसपोर्टेशन कमेटी, अगर आउट स्टेशन टीम्स या प्लेयर्स हैं तो उनको स्टेशन से अपने वेन्यू तक लेके आना, या बोर्डिंग एंड लॉजिंग पॉइंट तक लेके जाना, फिर बोर्डिंग एंड लॉजिंग पॉइंट से या होटल से वापस उनको ग्राउंड तक लेके जाना, ग्राउंड से फिर वापस उनको बोर्डिंग लॉजिंग के यानी होटल के पास लेके आना, और होटल से अगर उनको कहीं और ट्रैवल करना है, जैसे अगर आईपीएल की बात कर ले तो आप देख लीजिए कि लीग तरीके का टूर्नामेंट चल रहा है, यानी अगर दो टीमें एक मैच खेल रही है तो एक बार किसी एक होम ग्राउंड में, जैसे लखनऊ और दिल्ली का मैच हो रहा है, तो दोनों टीमें जो है एक मैच लखनऊ में खेलेंगी और एक मैच दिल्ली में खेलेंगी। तो आप देख लीजिए यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन, उनकी फ्लाइट का, उनके बसेस का, या जो भी और मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल कर रहा है जो भी कमेटी है, ठीक, उसमें कौन सी व्हीकल इस्तेमाल होंगी, उसका जो भी रेंट है या जो भी डीजल है, उसका जो भी और चीजों का जो खर्चा है, वो सारी चीजें ट्रांसपोर्टेशन कमेटी, ट्रांसपोर्टेशन नाम से आप बता सकते हैं, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी अवेलेबल करवाती है। फाइनेंस कमेटी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बजटिंग करना, फिर एंड ऑफ द टूर्नामेंट में पूरी तरीके से इनकम और एक्सपेंडिचर को बैलेंस शीट तैयार करके मैच करवाना, कितना खर्चा हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, कितने टिकट बिके, कितने लोग आए, कितने रिफ्रेशमेंट बिके, कितने फ्रेंचाइज प्रोडक्ट बिके, ये सारी चीजें, जैसे टी शर्ट, कैप, ये सारी चीजें, ये जो है ये फाइनेंस कमेटी ध्यान रखती है। यही वो पूरे इवेंट का बजट भी तैयार करती है, और उस बजट के अकॉर्डिंग काम हुआ कि नहीं, कितना खर्चा हुआ, कितने पैसे आए, ये सारे काम फाइनेंस कमेटी के होते हैं। अब आप देख सकते हैं जैसे इतने सारे काम, ठीक है, तो काम के अकॉर्डिंग आप कमेटी को डिवाइड कर सकते हैं और उसकी ही हेडिंग रख सकते हैं, उसी को आप 2 लाइन या 3 लाइन में मैक्सिमम एक्सप्लेन कर सकते हैं। 5 नंबर का सवाल आ रहा है, आई वुड रादर सजेस्ट कि 8 या 9 कमेटी के नाम लिख दीजिए और 5 कमेटी को एक्सप्लेन कर दीजिए, जिससे उनको ये पूरी तरीके से आइडिया हो जाए कि आपने ये टॉपिक पढ़ा था। अब आप देखिए कि भाई कमेंट्री भी चल रही होती है, अनाउंसमेंट भी चल रही होती है, तो आप यहाँ पे अनाउंसमेंट कमेटी भी बना सकते हैं। तो नंबर ऑफ कमिटीज कोई फिक्स नहीं, आप अपने अकॉर्डिंग मार्क्स के ध्यान में रखते हुए, टाइम को ध्यान में रखते हुए, वर्ड लिमिट को ध्यान में रखते हुए इन कमिटीज को फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। फिर अगर आगे बढ़े तो टूर्नामेंट को 3 हिस्सों में बांटा जाता है, विच इज प्री, ड्यूरिंग एंड पोस्ट। प्री मतलब प्रीवियसली, पहले, होने से पहले, अगर आप इसको समझना चाहें तो प्रीवियसली, प्री से आप रिलेट कर सकते हैं, एक्सक्यूज मी। तो प्री रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी टूर्नामेंट शुरू होने से पहले कौन कौन सी कमिटीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो सारे जो चीजें हैं अरेंज करके रखे। इसमें यहाँ पे मैंने एक कमिटी मिस की है, अभी मैं उसके बारे में बात करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अपने ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी के भी बारे में बात करना हम भूल गए थे, ठीक है। एक और पॉइंट है ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी, तो जहाँ पे भी जो भी ग्राउंड इस्तेमाल होने वाला है उस मैच के लिए, उसको प्रिपेयर करना और जो भी इक्विपमेंट्स उसमें लगने हैं उसको परचेज करके ऑलरेडी अवेल करवाना, ये ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी की काम होती है, ठीक है। जैसे अगर आप जैवलिन थ्रो की बात करिए तो जितने भी जैवलिन थ्रोअर होंगे उन सबके जैवलिन सीक्वेंस वाइज जो है वो प्लेस होने चाहिए, और ये सारे अरेंजमेंट ये ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी करती है। वॉलीबॉल का टूर्नामेंट हो रहा है, वॉलीबॉल है, मार्किंग है, नेट प्रॉपरली प्लेस्ड है, पोल्स अपनी जगह पे प्लेस्ड है, और एंटीना लगा हुआ है या नहीं, ये ऑफिशियल टेबल जो भी है, रेफरी टेबल जो भी है, वो सारी चीजें अरेंज करना ये ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी का काम होता है, ठीक है। तो वो मैं यहाँ पे लिखना भूल गया था, अभी मैं आपको उसका इस्तेमाल करके दिखाऊंगा।
प्री रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, जो मेन ये ऑर्गेनाइजिंग कमेटी अगर हम यहाँ देखें तो ये ऑर्गेनाइजिंग कमेटी जो है ये सबसे मेन आती है टूर्नामेंट शुरू होने से पहले। फिर फाइनेंस कमेटी, जैसा कि मैंने बताया कि पैसे के बारे में आइडिया नहीं होगा तो हम कभी भी जो एलोकेशन है बजट का वो कभी भी नहीं कर पाएंगे कि कितने बजट है हमारे पास और कितना खर्चा हमको करना है, किस किस चीज में हम कर सकते हैं। फिर पब्लिसिटी कमेटी, क्योंकि ये वो कमेटी होती है जिसकी वजह से सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो सकता है, स्पॉन्सर्स आ सकते हैं या टिकट सेलिंग से भी आप प्राइस कमा सकते हैं। तो ये काम इसका होता है कि टूर्नामेंट शुरू होने से पहले जितने ज्यादा लोगों तक अपनी रीच जो है वो पहुंचाई जा सके। और टेक्निकल कमेटी, जैसे मैंने बताया, सारे टेक्निकल एस्पेक्ट जो है टूर्नामेंट के वो टेक्निकल कमेटी यहाँ देखती है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी भी होनी चाहिए थी, लिख सकते हैं हम ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी, ठीक है। फिर ड्यूरिंग टूर्नामेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज की, यानी टूर्नामेंट जब चल रहा है, मैचेस चल रहे हैं, तो उस समय क्या क्या, रिसेप्शन, ट्रांसपोर्ट, बोर्डिंग, लॉजिंग, मेडिकल, क्योंकि चोट लगने के चांसेस हमेशा टूर्नामेंट के समय में रहते ही हैं। फिर सेरेमनी, जो भी सेरेमनी के लिए सेरेमनी वाली, जो भी रनिंग कमेंट्री है वो, या नेसेसरी अनाउंसमेंट है वो, ये सारे अनाउंसमेंट कमेटी करती है। रिफ्रेशमेंट भी सारे अरेंज करके ड्यूरिंग कमेटी में रखे जाते हैं। यहाँ पे भी ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी का काम होता है, क्योंकि इक्विपमेंट अपनी तरीके से अरेंज है, जैसे सोचा गया था सारी चीजें वैसी है या नहीं है, ये ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी देखती है, ठीक है। और लास्ट में आता है कि जब टूर्नामेंट खत्म हो जाता है तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है, देखिए किसी भी काम को शुरू कर देना बहुत आसान हो जाता है, उससे थोड़ा सा मुश्किल होता है उस काम को कंटिन्यू करना, और उससे सबसे ज्यादा मुश्किल होता है उसी काम को प्रॉपरली जैसे वो खत्म किया जाना चाहिए, चीजें जहां से लेके आई गई थी वैसे वहां पे वापस रखी जाए। ये काम होता है जब भी कोई पार्टी, फंक्शन या इवेंट खत्म हो जाता है उसके बाद, और यही सबसे कठिन काम होता है, क्योंकि स्टार्टिंग में आपके पास लोग मिल जाएंगे, जब वो चीजें चल रही हैं या हो रही हैं तो भी आपको लोग मिल जाएंगे, लेकिन जब चीजें खत्म होने लग जाती है तो रैपिंग अप के लिए बहुत कम लोग मिलते हैं। इसलिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं समझता हूँ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसमें भी सेरेमनी, फाइनेंस, रिसेप्शन, कमिटी फॉर ऑफिशियल और अनाउंसमेंट कमिटी रहती है। सेरेमनी, क्लोजिंग सेरेमनी हो रही होती है। फाइनेंस, जो भी आपने कितने खर्चे किए, कितना नई चीजें आई, कौन सी चीजें रेंट पे है, कितना रेंट उनको देना है। ऑफिशियल्स को आप कैसा पैसा देंगे, जो भी ग्राउंड या इक्विपमेंट अगर आपने लीज पे लिया था या रेंट पे लिया था उसको आप कितना पैसा देंगे, ठीक है। फिर रिसेप्शन कमेटी, जैसे कि हमने बात की थी कि जब स्टार्टिंग में प्लेयर्स आते हैं, टीम आती है, तो उनके डॉक्यूमेंटेशन होते हैं और सिक्योरिटी अमाउंट उनसे लिया जा रहा होता है, तो सिक्योरिटी अमाउंट रिफंड करना डिपार्टिंग टीम को, जो भी टीम जा रही होती है उस समय सर्टिफिकेट्स देना, ये रिसेप्शन कमेटी का काम होता है। कमेटी फॉर ऑफिशियल्स, आपने जितने भी ऑफिशियल्स बुलाए थे, लाइनमैन, ट्रैकमैन, टाइम कीपर, स्कोरर, कमेंटेटर या रेफरी, अंपायर, जजेस, कुछ भी जितने भी लोग ऑफिशियल्स के तौर पे बुलाए गए थे उन सबको जो है वो उनका पेमेंट करना, ठीक, नेसेसरी। और उसके बाद अनाउंसमेंट कमेटी या पब्लिसिटी कमेटी को हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि जब भी टूर्नामेंट खत्म होता है तो वेरियस इंफॉर्मेशन अलग अलग मीडिया तक पहुंचाने का काम उन्हीं का होता है, तो पब्लिसिटी कमेटी यहाँ पे भी काम अपना कंप्लीट करती ही करती। तो ये थी कमिटीज जो रिस्पॉन्सिबल होती हैं किसी भी टूर्नामेंट को, इवेंट को स्मूथ वे में कंडक्ट करवाने के लिए। अगला वीडियो हमारा आने वाला है नॉकआउट टूर्नामेंट, विच इज टाइप ऑफ टूर्नामेंट, और उसमें हम नॉकआउट और लीग को एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। यानी जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है उसमें हम नॉकआउट और लीग दोनों ही टाइप ऑफ टूर्नामेंट, उसके अलावा भी 2 तरीके के और हैं, बने रहिए हमारे साथ इसी चैनल पे, जिससे आपको और बेहतर जानकारी मैं ला के देता रहूं, जिससे आपके फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट की जो भी टेंशन है उसे दूर किया जा सके और आप थ्योरी में अच्छे से अच्छी परफॉर्मेंस दे पाए। नोट्स के लिए मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि अगर आपको नोट्स चाहिए तो पीडीएफ फॉर्म में मैं इसे लिंक कर दिया करूंगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में अपने, जिसे आप गूगल ड्राइव पे डाउनलोड कर सकते हैं।